का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जाट आरक्षण पर फंस गई केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लटकाई तलवार, सभी रिकॉर्ड किए कोर्ट में तलब, केंद्र से मांगा जल्दबाजी पर जवाब। प्रताप शुक्ला जी इस खबर पर जुड़े हुए हैं, अशोक सिंह साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी से अनिल दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देती। दरअसल इसी जल्दबाजी और आरक्षण के तौर तरीकों को लेकर केंद्र सरकार फंसी हुई है, यानी कि चुनावी फायदे के लिए अब दांव जो चला गया है वो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनावों की अधिसूचना से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने गजब की जल्दीबाजी दिखाई। जल्दीबाजी भी ऐसी कि कल्याण ही कर डाला केंद्र सरकार ने जाटों का। लंबे समय से चली आ रही जाट आरक्षण की मांग को मिनटों में पूरा कर दिया हुकूमत हिंदुस्तान ने। वैसे भी मामला चुनावों में फायदा का हो तो भला कैसे जाने दिया जाए, क्योंकि चुनावी मौसम में ये कई मर्ज की दवा होता है। वहीं हालात से हरकत में आई ओबीसी रक्षा समिति ने दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का। इतना ही नहीं, समिति की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने के साथ ही आरक्षण पर भी अंतरिम रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को थोड़ी राहत देते हुए 9 अप्रैल तक इस जल्दीबाजी पर जवाब देने को कहा है। बहरहाल चुनावों में जाट आरक्षण का लॉलीपॉप केंद्र सरकार के लिए कामयाब होता नहीं दिख रहा, क्योंकि आरक्षण पर अटका ये अड़ंगा सरकार के लिए सहारे के बजाय मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि फिलहाल तो सरकार का दांव उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। अशोक सिंह जी, सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार को पता था कि मामला अदालत जाएगा, सरकार बैकफुट पर रहेगी, और जिस तरह की राय लेनी चाहिए थी बैकवर्ड कमीशन से वो नहीं ली गई, सर्वे भी नहीं किया गया, सरकार के पास आंकड़े भी नहीं थे, इसके बावजूद भी ये थाली परोसी गई आरक्षण की। विकास जी, लंबे समय से जाट आरक्षण की मांग थी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से ईमानदारी से इसको लागू किया, और सुप्रीम कोर्ट में निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आएगा वो हमारे जाट आरक्षण के पक्ष में आएगा, क्योंकि ईमानदारी से काम किया गया है लंबे समय से। नहीं सर, हम मंशा पर सवाल उठा रहे हैं जी। गृह मंत्री के आवास में जब आंदोलन कर रहे थे जाट समुदाय के लोग, तब आपको नहीं याद आया कि हमें आरक्षण देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ठीक एक दिन पहले अधिसूचना के आपने कदम उठाया। अधिसूचना चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग का हमारी काम करने की, कांग्रेस पार्टी का काम करने का जो तरीका था, कांग्रेस पार्टी ने अपने हिसाब से निर्णय किया। अब चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी, उसमें यह कहा जाए कि साहब कांग्रेस की ईमानदारी पर शक किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमने तमाम 2 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें हमने की हैं। तो आरक्षण के मामले पर लेकर जाट आरक्षण पे हमने भी वो जो किया है वो हमारे पक्ष में आएगा। सुप्रीम कोर्ट भी हम जवाब दाखिल करें केंद्र सरकार, ऐसा मेरा मानना है। वो तो खैर जवाब तो दाखिल सरकार को करना ही होगा, अभी तो कानून का राज है हिंदुस्तान में। अनिल दुबे जी, 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है फिर से। उससे पहले भारत की सरकार को वो सारी पत्रावलियां, कैबिनेट का डिस्कशन, कैबिनेट के मिनट्स, सब कुछ भेजना होगा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के लिए। ठीक, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वह रिपोर्ट भी जाएगी जिसमें उसने कहा था कि जाटों को आरक्षण देने के लिए वह आधार नहीं बन रहे जो आधार किसी जाति को आरक्षण देने के लिए बनने चाहिए। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग किसी के पक्ष में ये कहे कि ये आरक्षण के हक पात्र नहीं हैं, और उसके बाद उसकी राय को केंद्र सरकार दरकिनार करे, तो केंद्र सरकार के पास उसके वाजिब और यकीन करने लायक तथ्य होने चाहिए। यह कानूनी व्यवस्था है आरक्षण के मसले पर अब तक के। क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस मामले में उन सब मानकों का पालन किया? जी अमिताभ जी, जाट आरक्षण की मांग बहुत पहले से चली आ रही थी। 1997 से ये मांग जोर पकड़ रही थी कि जाट समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने एक मंत्रिपरिषद समूह का गठन किया और उस मंत्रिपरिषद समूह ने विचार किया कि जाट समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। मैं अमिताभ जी आपसे मैं आना चाहता हूं, मेरा बिंदु यह है कि उत्तर प्रदेश से अगर जाट दिल्ली की तरफ जब जाएगा तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा रहेगा, हरियाणा में पिछड़ा रहेगा, पंजाब में पिछड़ा रहेगा, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में पिछड़ा रहेगा, राजस्थान में वो पिछड़ा रहेगा और दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचते पहुंचते वो अगड़ा हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने इस पर विचार किया, केंद्र सरकार ने एक मंत्रिपरिषद समूह बनाया और उस मंत्रिपरिषद समूह ने विचारोपरांत इस बात की सिफारिश की कि यह इनको दिल्ली में भी आरक्षण मिलना चाहिए। देश के 9 राज्यों में आरक्षण है, वहां पर पिछड़े हैं। लखनऊ से कोई आदमी दिल्ली जाए तो लखनऊ में गरीब है तो दिल्ली जाने में किराया भी खर्च होगा, वहां जाते जाते तो और थोड़ा कमजोर होगा। ठीक है। अगर वो 9 राज्यों में पिछड़ा है तो दिल्ली में अगर केंद्र सरकार ने इस पुरानी मांग को जो काफी समय से चली आ रही थी, अगर इनको वहां पर आरक्षण वहां भी दे दिया तो इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है। ठीक ठीक। शिव प्रताप जी, अनिल जी ने जो सवाल उठाया उनका उत्तर मैं दूंगा। मैं सिर्फ एक बात आपसे समझना चाहूंगा, अगर 9 अप्रैल को, क्योंकि ये जो PIL है इसमें मुख्य मांग मालूम है क्या है? मुख्य मांग ये प्रेयर ये है पहले नंबर की कि अदालत जब निर्णय देगी तब देगी, लेकिन चूंकि नौकरी और एडमिशन का मामला इससे जुड़ता है तो अगर 4 बच्चे भी देश भर में इस आरक्षण के तहत एडमिशन ले लिए और 4 लोग भी सिपाही में भर्ती हो गए इस आरक्षण के तहत, तो और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह आरक्षण विधि सम्मत नहीं था, तो उन लोगों का क्या होगा जो लाभ ले चुके। इसलिए प्रेयर की गई कि इसको स्टे किया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम कागज नहीं देख लेते तब तक स्टे करना उचित नहीं होगा। उसने कहा 9 को हम इस मुद्दे पर निर्णय करेंगे। 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में 10 सीटों पर मतदान है। अगर 9 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर स्टे कर दिया तो इसका राजनीतिक फलितार्थ क्या होगा? शुक्ला जी। देखिए अमिताभ जी, उस समय अगर स्टे कर दिया तो जो बात आपने कहा है कि वह लोग जो भर्ती हो गए थे उनके लिए प्रॉब्लम होगा। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने किया वो थोड़ी जल्दीबाजी में जरूर इस नाते किया कि उत्तर जो है लोकसभा का चुनाव आ गया था। हालांकि जगह मैं अनिल जी से और अशोक जी से दोनों से इस बात पर सहमत हूं, क्योंकि मैं स्वयं उस मंत्रिपरिषद का सदस्य रहा जब उत्तर प्रदेश में श्री राम प्रकाश गुप्त जी ने जाटों को आरक्षण देने की घोषणा आगरा की एक मीटिंग में किया था और उसी समय जाट आरक्षण बिंदु बना था और उत्तर प्रदेश में वह बिंदु फिर आगे बढ़ता के अन्य प्रदेशों में भी हुआ। इस नाते मैं ये नहीं कहूंगा कि जाट आरक्षण न दिया जाए, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाया केंद्र सरकार ने एकाएक, उसको निश्चित रूप से समझना चाहिए था। समझ करके हम वहां कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अनेक प्रदेशों में कई जातियां ऐसी है जो अनुसूचित जात की है, दूसरी जगह पिछड़ी जात की है, कहीं पिछड़ी जात की है तो कहीं अगड़ी जात की है। तो ये जो है विसंगतियां दूर करने की आवश्यकता है। इन विसंगतियों को दूर करने की स्थिति में आरक्षण पर एक बार भरपूर विचार किया जाना चाहिए और विचार करने के बाद ही फिर उसको जो है भारत के स्तर पर वो करना चाहिए। अगर जाट को यहां दे भी दे और तमिलनाडु में होना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस नाते मुझे लगता है कि इस पर एक बार पूरा जो है गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। हालांकि मैं जाट आरक्षण के विपरीत कोई बात नहीं करने को तैयार हूं। अभी तो करना भी नहीं चाहिए आपको, अभी उसके विपरीत बात करनी भी नहीं चाहिए। अभी वोट पड़ना बाकी है, वो बड़ा रिस्की हो जाएगा। वहां हुकुम सिंह के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, आप विपरीत बात कर देंगे, है ना। तो खैर, आरक्षण की किसको कितनी चिंता है मुझे पता है। 3-4 बातें कहूंगा। पहले तो हमारे सारे विद्वान पैनलिस्ट ये बात दिमाग में अपने स्थिर तौर पर रखें,
मांग कितनी पुरानी है, किन किन वरिष्ठ नेताओं ने इसकी हम पैरवी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5000 साल पुरानी मांग हो तो फर्क नहीं पड़ता, और 5 दिन पुरानी मांग हो तो कानून की कसौटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय चौधरी साहब ने क्या कहा और जयंत जी ने क्या कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मसले पर कानून की नजर में। नो, बहुत साफ रोड मैप बना है अशोक जी आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कोई एम्बिग्युइटी भ्रम नहीं है। ये पार्टी को घोषणा पत्र थोड़ी ना है कि जिसमें समझ ही नहीं आए कि क्या लिख रहे हैं। बोले लैपटॉप देंगे, बिजली कहां से देंगे, ये नहीं बता रहे। वो तो नहीं, बहुत क्लियर रोड मैप है। पिछड़ा वर्ग आयोग संस्तुति करेगा तभी रिजर्वेशन मिलेगा केंद्र के स्तर पर। थंब रूल है, थंब रूल समझ रहे ना, स्थायी नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्यायित। उसमें इससे मतलब ही नहीं कि रालोद ने क्या कहा, भाजपा ने क्या कहा, और हुकुम सिंह ने क्या कहा, और सईदुल जमान ने क्या कहा, इससे क्या मतलब? इसका कोई मतलब नहीं ना कानून की नजर में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट पर जो उसकी संस्तुति है वो चस्पा है, वो सरकार को भेजी गई। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। सुप्रीम कोर्ट कहती है वैलिड आंकड़े लाके सरकार दिखाए, इन क्राइटेरिया, इन वर्गों, इन श्रेणियों के तहत आंकड़े जुटाइए और लाइए और फिर हमको कन्विंस करिए। सरकार कहती है जी वो तो अंग्रेजों के समय में हुआ था एक जाति आधारित जनगणना, उसके बाद तो कभी हुई नहीं। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तब आप अपने मन से दे रहे हो? किसी को 27% मान लेते हो, किसी को 22, किसी को 24, कहते तो कुर्मी बोले होंगे 12-14%, बोले यादव बोले होंगे 20-22%। उसने होंगे नहीं चलेगा, ये चुनाव में चलाओ, राजकाज में होंगे नहीं चलेगा, ये टिकट वितरण में होंगे चलेगा। तो वहां सवाल वो नहीं है। मैं आज ये बहस क्यों लेके आया, अन्यथा 9 तारीख कोई नहीं लाता। उस बिंदु पर किसी वक्ता ने अपना प्रकाश नहीं डाला। मैंने शुक्ला जी से स्पेसिफिक सवाल भी किया था। 10 तारीख के चुनाव के लिए और 17 तारीख के चुनाव के लिए अजीत सिंह जी ने इस कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को इस बात के लिए राजी किया कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वहां चुनाव लड़ने के लिए ये न्यूनतम पात्रता होगी कि जाट आरक्षण का कार्ड हाथ में हो, इसके बिना चुनाव का कोई मतलब नहीं होगा। पश्चिम में सरकार ने आनन फानन में उस बात को राजनीतिक तौर पर राजनीतिक जरूरतों के चलते मान लिया। अब आपने हाथी को गन्ना दे दिया, अशोक सिंह जी समझ रहे हैं ना। और अगर हाथी के सूंड से जब गन्ना छीना जाता है तो क्या होता है पता है ना, पता है ना। और 10 को वोटिंग है, इसलिए मैं आज ये सवाल लेके आया। जी जी जी, क्या कहां जाएगी कांग्रेस, कहां जाएंगे राष्ट्रीय लोकदल के लोग, क्या कहेंगे जाके फिर? क्योंकि स्कोप जब आपकी अगर रोक लगाता है, जो कल उसका मूड जिस ढंग से उसने कहा कि सरकार की तरफ से पर्याप्त से वो नहीं दिए गए दस्तावेज समर्थन में, कि निर्णय क्यों जरूरी था और प्रक्रिया को क्यों उल्लंघा गया, इसलिए तो उसने कहा सारे दस्तावेज लाइए। अटॉर्नी जनरल से कहा कि नहीं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हम, सारे दस्तावेज लाइए, हम खुद देखेंगे कौन क्या बोला, किसने क्या नोटिंग लिखी। अगर ऐसा हो गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो भूचाल आ जाएगा शुक्ला जी। अब देखिए जो प्रश्न आपने उठाया है, मैं वह बिंदु इस नाते नहीं रखना चाह रहा था अमिताभ जी कि मुजफ्फरनगर दंगे की बात अगर तुरंत अगर होती तो पता लगा कि हमारे दोनों अगल बगल बैठे हुए जो मेरे मित्र हैं वो हमारे ऊपर प्रहार करते। अच्छी बात है उस विषय को गंभीरता जो है उसी के नाते सचमुच केंद्र सरकार ने किया। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अशोक जी ये मत बताइए, एक सेकंड शुक्ला जी, ऐसा नहीं ये मत बताइए। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल शासन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, अमिताभ दूसरे साल दे देते, तीसरे साल दे देते, 9वें साल दे देते। हमने ईमानदारी से लागू की, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। ये हमारी ईमानदारी का सबूत चाहिए होता है। आरक्षण के मुद्दे पर हमने ईमानदारी से ज्यादा आरक्षण दिया है, तो हमारी ईमानदारी पर 9 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तो केंद्र सरकार जवाब दे रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आ गए तो अमिताभ जी क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा आपका निर्णय ठीक था, तो इंतजार करिए, मुझे लगता नहीं शांत रहो, न्यायालय में है और न्यायालय के सम्मान करिए। तब तो आप वकीलों, यार सुनो ना, तब तो आपको कल वकीलों को भी कह देना चाहिए था कि तब तक शांत रहो, काहे को बहस कर रहे हो,
ऐसा नहीं होता ना। सुप्रीम कोर्ट अपने का फोरम सवाल में बहस करते तो हैं, होगी ना। जवाब दाखिल करते हैं, हिमालय भाई। जवाब दाखिल किया जाएगा। अब हमने हमारी ईमानदारी पर तो शक नहीं हो सकता। नहीं, आपकी ईमानदारी पे तो शक है और शक ही किसी चीज पर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की मंशा पर शक लगता है हमको। सुप्रीम कोर्ट का